जी, Bismillahirrahmanirrahim. Warm welcome to all of you in orientation session of Al Haq Education System. आज के इस सेमिनार में जो हमने ऑल टेस्ट प्रिपरेशन की गाइडेंस के हवाले से कंडक्ट किया, उसमें आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज के सेशन में जिसे हमने ओरिएंटेशन सेशन का नाम दिया है, पहले ओरिएंटेशन का मुख्तसर तारुफ करते हैं कि ओरिएंटेशन कहते किसे हैं, ताकि आपको इस सेशन का जो मकसद है वो समझ आए। देन फिर हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आज के इस सेशन के बाद आई प्रॉमिस टू यू कि आपके जो फ्यूचर से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो आपके जहन में सवालात कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा, डिग्री पूरी हो गई है, डिग्री पूरी होने वाली है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्लियर हो जाएंगे। जो अभी तक आपके जहन में एफएससी के बाद से एक चीज थी कि मैंने डॉक्टर बनना था, मैं डॉक्टर नहीं बन सका या बन सकी, मैंने इंजीनियर बनना था, नहीं बन सका या बन सकी, अभी तक वो गिल्ट अगर आपके जहन में है तो यकीनन आज के सेशन के बाद इंशाल्लाह वो जो गिल्ट होगा वो शुक्रिया में तब्दील हो जाएगा कि शुक्र है मैं उससे बच गया, मेरे लिए उससे बचा हूं तो मेरे लिए मजीद अच्छे चांसेस बन गए। और इसी के साथ हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपना सोशल स्टेटस चेंज कर सकते हैं, किस तरह से एक लोअर क्लास से मिडिल क्लास से हम एलीट क्लास में जा सकते हैं। जस्ट 2-4 माह की मेहनत या कुछ अरसे की मेहनत के साथ, ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं। स्टार्ट करते हैं कि ओरिएंटेशन है क्या। ओरिएंटेशन कहते हैं ईस्टर्न को, यानी आपने सुना होगा ओरिएंट फ्रीजर, ओरिएंट एसी, या सर सैयद का जो कॉलेज था उसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ओरिएंट कहते हैं ईस्टर्न को, मशरिक को। अब मशरिक किस चीज की अलामत है? तुलुए आफ्ताब की। तुलुए आफ्ताब यानी बिगिनिंग ऑफ द न्यू डे, अ न्यू बिगिनिंग, एक नए दिन से तारुफ करना, एक नया इंट्रोडक्शन। तो जो ओरिएंटेशन सेशन का मकसद क्या है कि आपको एक नई दुनिया से मुतारिफ करवाना, कि जिसमें आपने अभी तक एक सब्जेक्ट पढ़ा था, अभी तक एक डिग्री पढ़ी थी, अभी तक एक नैरो फील्ड आपको नजर आ रहा था। आपका जो व्यू है, आपका विजन है, उसको जरा ब्रॉडर करना, आपको वाइडर वर्ल्ड में लेके आना। अभी तक आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा, अब वो कैसे पढ़ा ये आपको आइडिया है, कैसे पढ़ रहे हैं, अपनी डिग्री कैसे कर रहे हैं, कैसे की, ये आप सबको बड़ा अच्छे से आइडिया। अब हमने जरा उसको चेंज करना है, हमने कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ आना है, टेक्निक्स सीखनी है, ट्रिक्स टिप्स सीखने हैं। वो जो पुराना रट्टा सिस्टम है, जो पीडीएफ फाइल्स तैयार करना, पास पेपर्स तैयार करना, रैंडम फाइल्स को देख के उनको रट्टा लगाते रहना, उससे बाहर निकलना है। और आना कहाँ? कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ, कम्पिटिटिव एरा की तरफ, क्योंकि जो ये दौर मुकाबले का दौर है। यह इस दौर में एग्जिस्टेंस सिर्फ तब है जब आप मुकाबला कर रहे होते। अब मुकाबला भी कई किस्म का हो सकता है। तो हमने क्या मुकाबला करना है? अच्छाई का मुकाबला। और हमने किसी दूसरे को पीछे नहीं करना। हमारा जो जोर होगा वो किसी दूसरे को पीछे खींचने की तरफ नहीं है, बल्कि हमने खुद को आगे की तरफ लेके जाना है। जो एलिजिबल होगा वो खुद ही आगे आता जाएगा, हमने किसी को साइड लाइन नहीं कर रहा ना। अब सबसे ज्यादा जो हमें परेशानी होती है कि पाकिस्तान में जॉब्स नहीं है, सबसे ज्यादा ये सुनने को मिलता है ना। इवन हमारी फैमिलीज, इवन हमारे गांव वाले, देहात वाले, जब किसी को बताते हैं हाँ भाई क्या पढ़ रहे हैं, अच्छा बीएस कर रहा हूँ, बीएस कर रही, कर लो, मिलना तो कुछ है नहीं।
इवन कुछ सब्जेक्ट्स वाले मुझे मैसेज कर रहे होते हैं कि सर हमने 4 सेमेस्टर कर लिए, 5 सेमेस्टर कर लिए सब्जेक्ट में। अब मुझे लग रहा है कि इस सब्जेक्ट का कुछ स्कोप नहीं है, तो मैं सब्जेक्ट चेंज कर लूं। अब उन सब के लिए कि पहला जो सवाल आप कहते हैं कि भाई जॉब्स नहीं है पाकिस्तान में। जॉब्स के लिए दो किस्म के टेस्ट हैं। एक आ गया डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसे आप सीएसएस या पीएमएस कहते हैं, जिसके बाद आप 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एज अ सीएसपी जा रहे होते हैं। उसे रिलेटिवली या कुछ लोग उसे मुश्किल कह रहे होते हैं। इन रियल वो मुश्किल नहीं है, बल्कि बड़े मजे की बात एक एडिशनल सेक्रेटरी साहब थे, उन्होंने कही कि हमारे सोसाइटी में या हमारे जो एक स्टूडेंट सर्कल होता है, उसमें जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो एमबीबीएस करते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं। उसके बाद जो बच जाते हैं, जिनका वहां पे जो वहां की कोशिश करते हैं वहां पे एडमिशन नहीं होता, उसके बाद वो साइंस के जो टॉप सब्जेक्ट्स हैं उनमें आ जाते हैं, साइंस में आ जाते हैं। जो वहां पे भी खुद को एलिजिबल नहीं समझते, या जिनके मार्क्स कम होते हैं, या उनका वहां पे एडमिशन नहीं हो पाता, मोस्टली वो लोग आर्ट्स की तरफ आ जाते हैं। और वही आर्ट्स वाले लोग सीएसएस करके, पीएमएस करके असिस्टेंट कमिश्नर बन रहे होते हैं, और इन डॉक्टर्स पे, इंजीनियर्स पे रूल कर रहे होते हैं। तो आ, वही बात कि सीएसएस पीएमएस को हम मुश्किल समझते हैं, मुश्किल है नहीं। क्यों? कि अगर वो आर्ट्स वाला बंदा जो 2 4 घंटे पढ़ने का आदी है, वो सीएसएस कर सकता है, तो ऑफ कोर्स वो जो डॉक्टर है, वो जो इंजीनियर है, वो जो साइंस पढ़ने वाला है, जिसके 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक पढ़ने की कैपेसिटी है, स्टेमिना है, तो क्या वो नहीं कर सकेगा? लाजमी सी बात है, वो तो उससे ज्यादा आसानी से कर सकता है। और आजकल हो भी यही रहा है। अभी अगर आप पिछले 2 3 साल के करें, तो सबसे ज्यादा इंजीनियर्स, डॉक्टर्स फील्ड में आ रहे हैं। बल्कि इवन जो जितने फेमस मेंटोर्स हैं, मोस्टली डॉक्टर्स आर हैं। यानी उन प्रोफेशनल डिग्रीज के बाद भी लोग इधर आ जाते हैं। तो आपके लिए तो चांस है कि उन्होंने इतनी मुश्किल डिग्रियां की, उसके बाद वो इस तरफ आ रहे हैं। आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए आसानी है कि आपके पास टाइम होता है, क्योंकि हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम है। हमारे पास टाइम बच जाता है, तो हम साथ ही उसकी तैयारी करके वहां पे जा सकते हैं। तो एक तो वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर भी उसके लिए कोई कम से कम 7 8 माह, साल तैयारी करनी पड़ती है, देन फिर आप उसकी तरफ आते हैं। और वो सेस का या पीएमएस का जो पेपर है, वो भी 1 साल साल बाद रहा होता है। दूसरी तरफ आए तो 100 नंबर का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है, जिसके बाद आप तकरीबन 80 के करीब, ओवरऑल 130 महकमे हैं, 130 प्लस महकमे हैं, कि जिनमें आप सिर्फ 100 मार्क्स का एक पेपर दे के जा सकते हैं। उन 100 मार्क्स में भी के पेपर में भी 60 प्लस ऐसे हैं कि जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिर्फ ग्रेजुएशन। हम यूनिवर्सिटीज में सेमिनार्स कर रहे होते हैं, यूनिवर्सिटीज में विजिट्स करते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर रहे होते हैं गाइडेंस के हवाले से। तो हमने एमफिल के बच्चों के साथ सेमिनार था। उनसे पूछा भाई, उनने बताया कि ये आप इम्तिहान है, इसके बाद आप एडी एफआईए का पेपर दे सकते हैं, एडी नैब का पेपर दे सकते हैं, ये आप पेपर दे सकते हैं। और उनका अगले से क्वेश्चन क्या कि सर क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं? हम अपने डिग्री के दौरान भी हमें नहीं पता होता। इवन हम क्या करते हैं, फिर जब हमारी डिग्री कंप्लीट होती है, तो सोशल प्रेशर से बचने के लिए, मुख्तलिफ इश्यूज से बचने के लिए, हम एक जो आसान सा रास्ता ढूंढते हैं कि एमफिल की तरफ मूव कर जाते हैं। हमारा उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। हम सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि फिलहाल हमें सर छुपाने की जगह मिल जाए, या कम से कम शायद हमें लगता है कि हम वहां पे सिक्योर हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान में आपने जो भी जॉब हासिल करनी है, कोई भी सरकारी नौकरी हासिल करनी है, और इवन किसी अगर अच्छे महकमे में प्राइवेट नौकरी भी हासिल करनी है, प्राइवेट जॉब भी करनी है, तो भी आपको पेपर देना पड़ेगा। पेपर दिए बगैर गुजारा है ही नहीं। तो फिर अगर पेपर देना ही देना है, उसके बगैर गुजारा ही नहीं, तो भाई किसी ऐसे महकमे का दो, किसी ऐसी तरफ जाओ, या ऐसी तैयारी करो
कि पता चले कि बच्चा पढ़ा था, कुछ बन के दिखाया। खानदान में हमारे यहाँ जो यहाँ पे बैठे हुए होंगे बच्चे, मोस्टली हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे खानदान में आमतौर पे 2-4 लोग पढ़ रहे होते हैं। अब हमारे पेरेंट्स जब हम यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आ गया है, कुछ बन बन के दिखाएगा, हमारे जो मसले मसाइल अभी तक चलते आ रहे हैं इनको सॉल्व करेगा। अब बच्चा बीएस करके आया, आके घर बैठे फिर देखे साल कुछ नहीं बना, फिर एमफिल की तरफ चला जाए या साथ ही एमफिल में मूव कर दे, क्या वो उस घर का बर्डन उठा सकता है? क्या वो जो उनके मसले मसाइल है, उनको कोई तंग कर रहा है, उनको कोई परेशान कर रहा है, कोई मसला इस किस्म का बन रहा है, क्या वो उसको सॉर्ट आउट कर सकता है? नहीं। हल क्या है? भाईजान पढ़ लिख गए हो, अफसर बनो। अफसरी के जब वो कंधे पे लगी होगी ना, फिर हम मसले हल कर सकेंगे। हमारा जो सोसाइटल सिस्टम है वो किस तरह का है आपको पता है। आप ये जो मसले मसाइल हैं जो आपकी से आपके खानदान की एक्सपेक्टेशंस हैं, आपके सोसाइटी की, आपके जो मुंसलिक लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पे आप तब पूरा उतर सकते हैं जब आप अफसर हैं। इवन डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, कि डॉक्टर फोन करे कि भाईजान हमारा इसका ये मसला है, आप कर दें सॉर्ट आउट, अगला सुनेगा? नहीं सुनता। वही असिस्टेंट कमिश्नर का फोन आता है, सबकी दौड़े लग जाती हैं। जो बंदा डॉक्टर बन सकता था वो असिस्टेंट कमिश्नर नहीं बन सकता। मैं ये कहता होता हूँ कि 4 साल की डिग्री की जो बंदा बीएस कर सकता है, वो पीपीएससी तो उसके लिए ऐसे बच्चों का खेल है, लिटरली। यानी बीएस करने के लिए, इवन बीए करने के लिए, सादा बीए, आपको 8 पेपर्स हैं, कम से कम 2-3 माह 4 माह तो अच्छे से लगाने पड़ते हैं उन किताबों को, तब आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं। और इस पीपीएससी को करने के लिए, एफपीएससी को, केपीएससी को, एनटीएस को कवर करने के लिए 2 से 3 माह सिर्फ तैयारी करें। 4 साल आपने डिग्री पे लगाए, उस 4 साल की डिग्री के बाद सिर्फ 4 महीने अगर आप तैयारी कर लेते हैं, आप एडीएफआई लग सकते हैं। इस सेशन के साथ आप असिस्टेंट डायरेक्टर नैब लग सकते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर कस्टम्स, असिस्टेंट डायरेक्टर इंटेलिजेंस आईएसआई, असिस्टेंट डायरेक्टर पुलिस में इंटेलिजेंस। यानी सिर्फ, और एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी ग्रेजुएशन। यानी सिर्फ एक 4 साल के बाद अगर 4 महीने आप तैयारी कर लेते हैं, उस 4 महीने की तैयारी के बाद आप इन सारी पोस्ट पे जा सकते हैं। अब यहां से एक और मैं मजे का जो पॉइंट निकालना चाह रहा हूं, एक और मजे की चीज कि एक और मजे की चीज ये कि जो सेशन हो रहे होते हैं पीपीएससी के, एफपीएससी के। अच्छा, कुछ बच्चों को मे बी एफपीएससी पीपीएससी में भी थोड़ा सा इशू हो, अ, पहले वो क्लियर कर दूं, देन मैं इस बात पे आता हूँ। एफपीएससी मींस एफपीएससी मींस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जो वफाकी हुकूमत के मातहत अदारे हैं, उन सब को अ, उन सब के लिए जो टेस्ट होता है वो एफपीएससी कंडक्ट करवा रही होती है। ठीक है, ये एक टेस्टिंग एजेंसी है जस्ट। एफपीएससी इज द टेस्टिंग एजेंसी, फेडरल टेस्टिंग एजेंसी। इसी तरह पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इज द प्रोविंशियल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके जिम्मे टेस्ट लेना है। अब ये टेस्ट 2 किस्म के होते हैं। ओवरऑल जो टेस्ट हैं 2 किस्म के हैं। एक आपके सब्जेक्ट बेस्ड आ गए, दूसरे नॉन सब्जेक्ट बेस्ड आ गए। सब्जेक्ट बेस्ड कौन से? यानी जिनमें आप अपने सब्जेक्ट की बेस पे जा सकते हैं। जैसे आपने जूलॉजी पढ़ी है तो जूलॉजी के लेक्चर बन जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ी है तो केमिस्ट्री के लेक्चर बन जाते हैं। जी जी, स्लाइड्स में मूव नहीं कर रहा बच्चे। वॉइस तो मेरी क्लियर है ना? ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो ओवरऑल 2 किस्म के आपके पास ऑप्शंस हैं। एक तो आपके पास आगे सब्जेक्ट बेस, यानी आप लेक्चरशिप में चले गए, आप इस किस्म के जो आपकी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, लाइक केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो आप किसी लैब में केमिस्ट बन जाते हैं, तो ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जॉब्स हो गई। दूसरी आ गई नॉन सब्जेक्ट बेस।
अब पीपीएससी सब्जेक्ट बेस्ड जॉब्स भी का भी टेस्ट लेता है, नॉन सब्जेक्ट का भी लेता है। अक्सर बच्चों के नजदीक पीपीएससी का मतलब लेक्चरशिप टेस्ट है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। पीपीएससी एक टेस्टिंग एजेंसी है जो लेक्चरशिप का टेस्ट भी ले रही है, बाकी सबका भी टेस्ट ले रही है। ठीक है। तो मतलब ये, इससे एक और बात समझ आई कि हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, एक तो अपने सब्जेक्ट में चले जाना, दूसरा नॉन सब्जेक्ट बेस्ड सब्जेक्ट में आ जाना। अब जो हम इस वक्त फोकस करें वो नॉन सब्जेक्ट बेस्ड जॉब्स को कर रहे हैं। सब्जेक्ट बेस में वही हमारे पास चार पांच होती हैं जॉब्स जिन्हें हम पता होता है, और एक महकमे में तकरीबन साल बाद जॉब्स आती हैं। अब वो अगर सब्जेक्ट बेस है तो भी साल बाद आएंगे, यानी टीचिंग की तो वैसे ही 3-4 साल से जो एजुकेटर्स वगैरह की तो आई नहीं है, लेक्चरशिप वगैरह की भी साल बाद आती है। और उसमें कितना कंपटीशन होता है वो आपको बहुत अच्छे से आइडिया है, क्योंकि उसमें कंपटीशन आपका उन लोगों के साथ होता है कि जो अरसा दराज से पढ़ा रहे हैं, अरसा दराज से फील्ड में है, तो वहां पे ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दूसरा ऑप्शन नॉन सब्जेक्ट बेस्ड जॉब्स कहा जाता है, जिसमें सारे ही एलिजिबल है, और वहां पे आपके लिए रिलेटिवली आसान हो जाता है। अब मैं जो पहले बात कर रहा था कि जो इस का सेशन है, अब जो जर्नल बेस्ड जॉब्स हैं, नॉन सब्जेक्ट बेस्ड जॉब्स, उसका जो सेशन है वो 2 से 3 माह का होता है, एकेडमी जो करवा रही है, यानी हम लोग खुद तकरीबन 3 माह का सेशन करवा रहे हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाएं, अगर इसका सिलेबस ज्यादा होता, इसकी तैयारी मुश्किल होती, तो भाई हम 3 माह का क्यों करवाते, हम 6 माह का करवाते। जो हम 3 माह की फीस ले रहे हैं, वैसे तो हमारी फीस ना होने के बराबर है, लेकिन मिसाल के तौर पे जो हम 3 माह की फीस ले रहे हैं, वो हम 6 माह पढ़ाते तो हम 6 माह की लेते, हमारे लिए ज्यादा अच्छा हो जाता। हम जो 3 माह पढ़ा रहे हैं, मतलब ये कि हमारी मजबूरी है कि हम 3 माह से ज्यादा पढ़ा ही नहीं सकते। ये मैं ओवरऑल अकेडमीज की बात कर रहा हूँ, यानी है इतनी सी छोटी सी चीज, मतलब आपके पास वही टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं 10 सब्जेक्ट की बेस पे आपका जो टेस्ट है वो होना है वही करंट अफेयर्स, वही जनरल नॉलेज, यानी वही 10 सब्जेक्ट हैं जिसकी बेस पे आपने एडीएफआई का पेपर देना है। उन्हीं वही सिलेबस, उसी बेस पे आपने एडी नैब का देना है, उसी पे एडी एमओडी का देना है, उसी पे आपने एडी कस्टम, एडी, वो हो गया। ये 17 स्केल की जॉब्स आ गई। अगर 16 की जॉब्स की देखें तो तहसीलदार की जॉब हमारे पास, इंस्पेक्टर कस्टम्स की, इंस्पेक्टर फूड, असिस्टेंट फूड कंट्रोलर, ये जॉब्स आ गई। सब इंस्पेक्टर की जॉब पुलिस में आ गई, असिस्टेंट सुप्रीडेंट जेल पुलिस आ गया। इसी तरह तकरीबन 60 से ज्यादा महकमे हैं जिनमें आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। और मैंने आपको बताया कि हर महकमा तकरीबन साल में एक दफा जरूर ओपन करता है इंडक्शन। अब साल बाद अगर इंडक्शन करें, 60 से ज्यादा महकमे हैं, हमारे पास महीने कितने हैं? 12। 12 महीने, और महकमे कितने? 60 से ज्यादा। और हर एक ने महीने में यानी साल में एक दफा तो जरूर ओपन करनी, यानी ऑन द एवरेज हर महीने 4 से 5 महकमों में जॉब्स आ रही होती। मसला सिर्फ ये है कि हमें पता नहीं कि जॉब्स आ रही हैं या ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। पहला सबसे बड़ा मसला, हमारे यूनिवर्सिटीज के बच्चों को ये पता नहीं होता। दूसरा मसला कि अगर किसी को पता है कि ये जॉब्स आ रही हैं, उसे तैयारी का नहीं पता। अव्वल तो जॉब्स का नहीं पता, अगर जॉब्स का पता तो तैयारी का नहीं पता, तो यहां से फिर हम मार खाते हैं। आज एक तो ये तो हमें पता चल गया कि जॉब्स बेशुमार है, और मैंने बताया कि 60 से ज्यादा महकमे हैं, और हर टेस्ट के लिए, हर पोस्ट के लिए आप 3 दफा पेपर दे सकते होते हैं, यानी तकरीबन 200 से ज्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। भाई अगर आपने तैयारी की हुई है, एक दफा फेल हो जाओगे, 2 दफा हो जाओगे, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा, 15 दफा, 200 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। फाइनली आप एक अच्छा सिक्योर्ड फ्यूचर ले सकते हैं। यानी वो जो एक जहन में है कि नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, नौकरी नहीं, वो तो खत्म कर ले, कि बेशुमार है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर पढ़ना है अच्छे से पढ़ो। जो अच्छा पढ़ने वाला है वो कभी मार नहीं खाता। मैंने आज तक नहीं देखा कि जो बच्चा मेहनती हो उसकी जॉब ना हुई हो। हमारे पास बच्चे आते हैं, जो बच्चा रेगुलर रहा है, जो बच्चा रेगुलर रहा है, कोई बच्चा ऐसा नहीं था कि जिसकी जॉब ना लगी हो।
मेरे पास 10 स्टूडेंट्स थे सेशन में, जब हमने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाई। 8 बच्चों का क्लियर हुआ, 2 का ना हुआ। उन 2 से मैंने पूछा, उनमें से एक का शायद 0.5 से रहा, एक का भी 1-2 नंबर से रहा। अब मैंने उन 2 से पूछा, मैंने कहा आपका क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो मैंने पढ़ाया था 100% सिलेबस उसी में से आया, पेपर उसी में से आया। शायद कोई 1-2 एमसीक्यूज या 4-5 एमसीक्यूज मैक्सिमम होंगे कि जो उस सिलेबस से बाहर निकले हों, अदरवाइज सारे का सारा पेपर वही था जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो आपका क्यों नहीं क्लियर हुआ? उनका यही था कि सर, हम क्लासेस नहीं ले सके, हमारी दूसरी मसरूफियात थी, हम उधर लगे रहे, ये इशू हुआ, वो इशू हुआ, हम क्लासेस नहीं ले सके, तो इसलिए वजह से इशू बना। यानी अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप रेगुलर हैं, अगर आप वाकई कुछ करने के लिए वो हैं, तो मुश्किल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज ही अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। तो पहला वो जो जहन में था कि पता नहीं पढ़ के नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो मेरा सब्जेक्ट है इसका स्कोप नहीं है, तो भाई स्कोप ही स्कोप है। बजाय इसके कि आप अपने सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो, सिर्फ ये करें कि अपना सब्जेक्ट तो पढ़ें, क्योंकि वो भी पढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन उसके साथ थोड़ा सा टाइम अभी से ही इस तैयारी को दे दें। जिस बंदे की डिग्री हो गई है, उसे तो वो सोशल प्रेशर की वजह से, लोगों ने बार बार पूछने की वजह से कि भाई डिग्री तो हो गई, अब क्या करना है, आगे क्या करना है, बातें सुन सुन के उसका तो दिमाग पक गया होगा, उसे तो पता चल गया होगा कि मैंने पढ़ना है, मैंने कुछ करके दिखाना है। तो उसके लिए तो मसला नहीं है, उसे तो वो तो उसे तो इवन मोटिवेट करने की भी जरूरत नहीं है, कि उसे पता है कि भाई माशरा उसे अच्छे से मोटिवेट कर रहा है। ठीक है। जो बच्चा डिग्री के दौरान है, अभी वो यूनिवर्सिटी में है, यूनिवर्सिटी की लाइफ एंजॉय कर रहा है, जो एलिट फैमिली से हो ना, उसके लिए इश्यू नहीं होता। अगर वो आसानी से डिग्री करे, उसके बाद 6 माह तैयारी करे, 4 माह डिग्री के बाद लगा दे, उसके लिए मसला नहीं है, उनके पास टाइम है। और यही डिस्कशन हमारी डिफरेंट सीएसपी के साथ भी चल रही होती है। हमारे साथ एक सर है, सर अनस भट्टी, सीएसपीएमएस क्वालिफाइड है। उनके पास में ऑफिस में बैठा हुआ, वो कहते हैं आप बच्चों के साथ जुल्म कर रहे हैं। मैंने कहा कैसे? आप बच्चों को बीएस के दौरान ही पढ़ाई पे लगा देते हैं, सीएसएस की तैयारी पे लगा देते हैं। मैंने कहा सर आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैंने पूछा। मैंने कहा सर आपके बाद डिग्री के बाद 1-2 साल का टाइम था कि आपने वो तैयारी की, टेस्ट क्लियर किए, सर आपको मसला नहीं हुआ। अब अगर मैं खुद अपने आप को देखूं, तो मेरे पास डिग्री के बाद इतना टाइम नहीं है कि मैं 1-2 साल लगाऊं, उसके बाद जॉब हासिल करूं। हम में से अक्सर के पास ये नहीं है कि हम डिग्री के बाद 2 साल तक मजीद वेट करें, फिर टेस्ट दें, फिर आगे वेट करें। तो भाई जो डिग्री कर रहा है उसके लिए क्या है, अभी से तैयारी करें। अभी से तैयारी करेंगे तो आपके पास प्रैक्टिस का टाइम अच्छा होगा, तैयारी अच्छी होगी। जैसे ही डिग्री कंप्लीट होगी, ऑटोमेटिकली आपका वो क्लियर हो जाएगा। एंड आई हैव डन दैट। मैंने 5th सेमेस्टर से तैयारी स्टार्ट की, 5th सेमेस्टर से मैंने पढ़ाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन अब ये 4 साल होने को है, ये पीपीएससी एफपीएससी की तैयारी करवाते हुए। मेरी डिग्री कंप्लीट हुई सितंबर अक्टूबर में, नवंबर गुजरा, दिसंबर में सीट्स आई। वो सीट्स रेगुलर आ रही होती हैं। सीट्स आई, मैंने अप्लाई किया, जनवरी में टेस्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसी बेस पे जॉब हो गई। शायद 1.5-2 माह गुजरे होंगे, और वो तो बंदा क्या कहते हैं, अभी खुशी मना रहा होता डिग्री पूरी होने की, कि जब जॉब हो भी गई, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ जब मैं जॉब में आया, तो मेरे साथ ऐसे लोग थे जो 2-3 साल एफर्ट्स करके आए हुए थे, जो पीछे 10-10 साल डिफरेंट जॉब्स करके यहाँ तक पहुंचे थे। अब उन्होंने मुख्तलिफ जॉब्स की, मुख्तलिफ जगह पे धक्के खाए, देन यहाँ तक पहुंचे। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि वो तो की हुई थी ऑलरेडी, जस्ट अपीयर हुआ, फर्स्ट टेस्ट था, अपीयर हुआ, क्लियर हुआ, देन दैट्स ओके। उसके बाद मैंने दिए टेस्ट, एक्सपीरियंस के लिए टेस्ट देता हूँ, अभी तक दे देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो फेल हुआ हो। वजह क्या है? सिलेबस का मैंने आपको बता दिया। अब आप सबके लिए भी यही स्ट्रेटेजी है कि वही 10 सब्जेक्ट हैं जिसमें से आपसे पूछा जाना है, आपने जो मर्जी टेस्ट देना हो, इन्हीं 10 सब्जेक्ट में से आना है। अब इसका हल क्या है? कुछ शॉर्टकट्स की तरफ आप लगे होते हैं, कुछ तरफ आपको लगाया जाता है, कुछ आपको बताने वाले, बहलाने वाले आपको मिल रहे होते हैं, जो आपको कहते हैं कि पास पेपर याद कर लो, क्लियर हो जाएगा। कुछ आपको इम्तियाज शहादत की बुक का कहेंगे कि वो बुक याद कर लो, आपका हो जाएगा। कुछ कारवां की बुक का कहेंगे, वो याद हो जाएगा। मेरे साथ से बच्चे रेगुलर कांटेक्ट कर रहे होते हैं कि सर हमें बुक्स रिकमेंड कर दें, कौन सी बुक हम पढ़ें कि हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए। तो याद रखिएगा, बुक पढ़ने से
टेस्ट क्लियर होता है, मैंने नहीं देखा। क्यों? जो बुक आपके पास है, जो पास पेपर आपके पास है, वो सबके पास है। आप कारमा की बुक पढ़ रहे हैं, आप इम्तियाज की बुक पढ़ रहे हैं, ये वो बुक्स हैं जो मार्केट में आम तौर पे लोग ले रहे होते हैं। एक तो इसमें गलतियां भी अच्छी खासी हैं, बहुत सारी गलतियां हैं बुक्स में। दूसरा, अब ये बुक्स सबके पास हैं। आप जा रहे हैं मुकाबले के इम्तिहान में, यहाँ पे टेस्ट पास नहीं करना, अभी तक आप पास करते हैं पेपर्स। यहाँ पे पास करने का मुकाबला नहीं है, यहाँ पे मुकाबले का इम्तिहान है। यहाँ पे वो जीतेगा जो सबसे बेहतर करेगा। अगर पेपर आसान है तो आप बड़े खुश हैं घर आके कि पेपर बड़ा आसान आया था, तो भाई वो आसान सबके लिए था, वो मेरिट उतना आगे चला जाएगा। अगर पेपर मुश्किल है तो आप परेशान होते हैं, अभी जिस तरह एफआई के पेपर थे मुश्किल आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस में से थे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पेपर मुश्किल आ गए, कुछ बच्चे परेशान हो कि सर पेपर बड़ा मुश्किल है, क्या करें, ये हो गया वो हो गया, नंबर कम बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 75 नंबर बन रहे हैं। मेरे रिप्लाई वाज दैट यू आर इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स, आप मुकाबले के इम्तिहान में थे। अगर पेपर मुश्किल था तो सबके लिए था, आप अकेले के लिए तो नहीं। अगर आपके काम में, अगर आपके नंबर कम आए हैं तो कोई मसला नहीं, सबके ही कम होंगे, आपका वो उतना मेरिट कम हो जाएगा। तो बात यह है कि आप मुकाबले के इम्तिहान में हैं, आपने मुकाबले का इम्तिहान पास करना है, आपने अफसर बनना है। तो मुकाबले के इम्तिहान के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? अफसरों वाली होनी चाहिए ना। मैं कहता होता हूँ कि यार 4 साल लगाए बीएस में, ओवरऑल 16 साल आपने पढ़ा, तो कुछ तो बन के दिखाओ। अब कुछ बनने के लिए आपको मुकाबले का इम्तिहान जरूरी है। तो मुकाबले का इम्तिहान की पहली शर्त क्या है? कि जिनके साथ मुकाबला है उनसे आपने बेहतर करना है। उनसे बेहतर, अगर वही बुक आपने भी पढ़नी है जो बाकी पढ़ रहे हैं, तो उनमें और आप में कोई डिफरेंस रहेगा? वही बुक पढ़ के आप भी जा रहे हैं, वही बुक पढ़ के, या वही जहां से उसने बाकियों ने तैयारी की आपने भी वहीं से तैयारी की, तो फिर आपको वो नौकरी क्यों मिलनी चाहिए? आप ही को अफसर क्यों लगाएं, फिर तो सबको लगा दे। आप में कुछ तो यूनिक होना चाहिए ना। अब वो यूनिक क्या हो सकता है? वो यूनिक क्या हो सकता है कि आप सबसे पहले सिलेबस लें। 10 सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें कुछ ज्यादातर सब्जेक्ट्स होंगे जो इनका आपको बैकग्राउंड का आइडिया होगा। कुछ सब्जेक्ट्स आपके लिए न्यू हो सकते हैं, जिस तरह अगर आपका बायो का बैकग्राउंड है तो मैथ आपके लिए न्यू होगा। लेकिन याद रखिएगा कि मैथ आपको करना ही करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। और मजे की बात ये कि इवन आपने अगर अपने सब्जेक्ट में भी जाना है, आपने लेक्चरर बनना है केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का लेक्चरर बनने के लिए भी आपको रियाजी आनी चाहिए, आपको बायो आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए। आपने बायो का लेक्चरर बनना है, उसके लिए भी कंप्यूटर चाहिए। ये नहीं, इन सारे सब्जेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। अब अगर बायो वाले हैं तो मैथ मुश्किल लगती है, मैथ नहीं आती। कंप्यूटर मुश्किल लगती है। इंग्लिश वाले हैं तो साइंस मुश्किल लगती है। मैथ तो सबको लगी रही है फिर। तो क्या करें? जहां हमने इतनी मुश्किल मजामिन पढ़ लिए, यार आसान सब्जेक्ट को देख लो, आसान सब्जेक्ट कौन सा है हमारे नजदीक जो हमें सबसे आसान लगता है? इस्लामियत तो हमें आसान लगती है, वो इस्लामियत वालों से पूछो, अच्छा खासा सर खपाना पड़ता है उस पे भी। अब अगर उस पे आपने इतना अरसा सर खपा लिया, तो सिर्फ अगर 10 दिन उस सब्जेक्ट को दे दे जो आपको नहीं आता, 10 दिन में आपको आने लग जाएगा। मैथ आपको नहीं आता ना? अभी हमने प्रीवियस जनरबिलिटी का सेशन करवाया, उसकी रिकॉर्डिंग बल्कि यूट्यूब पे पड़ी भी हुई है, आप सुन भी सकते हैं, बल्कि आपके लिए फ्री है। अगर आप मैथ तैयार करना चाहें तो वहां से कर भी सकते हैं। मेरा ख्याल है 7 दिन में हमने करवाया। आप मजीद साथ साथ प्रैक्टिस करें। 1 घंटा लेक्चर था, वो थोड़ा सा सिलेबस होता था कवर, एक टॉपिक यानी हम करवाते थे। तो महीने वो साथ साथ ही कवर 7 दिन में हो सकता है। मजीद अगर 3 दिन आप प्रैक्टिस को लगाएं, 10 दिन में आपको मैथ आने लग जाती है। जो भी सब्जेक्ट है 10-12 दिन में आप वो कवर कर सकते हैं, ये नहीं जो आपको मुश्किल लग रहा होता है वो भी 10-12 दिन में आप कवर कर सकते हैं। तो फिर मुश्किल तो ना होगा ना। हमारे सर कहते होते थे कि यार जिस सेशन, जो पेपर 2-3 माह की तैयारी से पास हो सकता है, लोग करते हैं, वो पेपर मुश्किल होगा? बताइए, आप खुद बताएं कि जो पेपर 2 माह की तैयारी से, 2 महीने की तैयारी से पास हो जाए, वो पेपर मुश्किल हो सकता है? हरगिज नहीं। वो भाई
आसान है, मजे का है, तो इसीलिए वो 2-3 माह में कर रहे हैं ना। तो अब आते हैं तैयारी की तरफ, कि वो तैयारी इसकी कैसे करनी है। ओके, हमने अपने जो पहले पोर्शंस थे वो एड्रेस किए, कि भाई जो एक इशू है कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब होती नहीं है, या दूसरा जो कहा जाता है कि मेरिट पे जॉब नहीं होती, यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको जॉब मिलेगी, अदरवाइज आपको जॉब नहीं मिलनी। ये सबसे ज्यादा इशू है जो हमारे कानों में भरा जा रहा होता है। अब इस इशू का जवाब क्या है? यकीन करें, पीपीएससी में तकरीबन अगर करप्शन हो भी रही हो तो 2 से 3% तक सीट्स में होती है। ये मैक्सिमम 5%, 5% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम 95% जो है वो मेरिट पे आ रहे होते हैं। अभी हम लोगों की सिलेक्शन हुई। हम लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से थे, तकरीबन हम 20 लोग थे। ओवरऑल तकरीबन 700-800 लोगों की सिलेक्शन हुई। मैंने जितने लोगों से भी हमारी डिस्कशन हुई, क्योंकि पहले आपका एक पर्दा होता है, लेकिन जब आप कुलीग होते हैं देन वो चीजें नहीं रहती। डिटेल डिस्कशन हुई, मैंने सबसे इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस, बाकी डिटेल्स वगैरह पूछी। चूंकि हम जो टीचर होते हैं ना वो सबसे बड़ा लर्नर होता है, सबसे पहले लर्नर होता है। तो हमें कंटिन्यूसली चीजों के बारे में अपडेट रहना होता है, तो इसलिए मैंने बताया कि हम टेस्ट भी दे रहे होते हैं, हम जो टेस्ट दे रहे हैं बच्चे उनसे भी पूछ रहे होते हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे पूछ रहे होते हैं, ताकि हम बच्चों को बेहतर वे में जो करंट ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में गाइड कर सकें। तो यकीन करें, तकरीबन मैक्सिमम लोग टोटली मेरिट बेस ही आए हुए थे, कि जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था, जिनका टेस्ट में मार्क्स अच्छे थे, जिनका अब बल्कि एक और सवाल जो पूछा जाता है कि सर टेस्ट में तो मार्क्स अच्छे आ जाए, इंटरव्यू को कैसे डील करें? इंटरव्यू अच्छा नहीं होता, या इंटरव्यू एक डिफरेंट है, पहले टेस्ट होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा, तो फिर जिस बच्चे के टेस्ट में मार्क्स अच्छे हों उससे जॉब ना लेने के लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत होती है। यानी लाइक मेरा टेस्ट था ये जो सब इंस्पेक्टर वाला, मेरा 70+ स्कोर था उसमें, एंड दैट वाज द हाईएस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर इंटरव्यू आई सिक्योर्ड फोर्थ पोजीशन इन आवर डिवीजन। बात ये कि जब आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे होंगे तो इंटरव्यू वाले के पास वो मार्क्स सब पड़े होते हैं। इंटरव्यू वाले के पास वो मार्क्स पड़े होते हैं, उसे पता होता है कि बच्चे के पास नॉलेज है तो वो यहाँ पे आके बैठा हुआ है और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आया है, तो हमने इसको बिला वजह फेल नहीं करना, बिला वजह फेल नहीं कर सकते। हाँ, आप वहां पे कोई ब्लंडर मारे तो मे भी वो आपको फेल करे, अदरवाइज वो आपको फेल नहीं करेगा। और अगर वो आपको थोड़े से कम मार्क्स भी दे तो भी आपका मेरिट बन जाएगा। अगर आपके मार्क्स इंटरव्यू टेस्ट में कम आए हैं, पास तो हो गए हैं, आगे क्वालिफाई भी कर गए लेकिन कम है, तो देन फिर इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होता है ताकि आप आगे सिक्योर करें सीट। तो इसलिए पहली एफर्ट जो हमारी होती है वो टेस्ट पे ही होती है। अब टेस्ट की तैयारी कैसे है? मैंने आपको बताया कि बुक्स, पास पेपर्स, पीडीएफ फाइल्स, ये सारी चीजें आपको हेल्प तो जरूर करती हैं, इनसे आपने हेल्प लेनी भी है, लेकिन हमने इन पे रिलाय नहीं करना। हमने तैयारी कैसे करनी है? सब्जेक्ट हमें पता है, करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे हमारे सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट को अगर टॉपिक्स में डिवाइड करना है, जैसे सीरत इस्लामिक स्टडी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, इसमें हमारे पास टॉपिक्स के हैं, सीरत नबी है, सीरत नबी के बाद सोर्सेज ऑफ शरिया यानी होली कुरान, हदीस आ गया, खुलफाए राशिदीन, गज़वात, अशरा मुबशरा, या इस्लाम या इस्लामिक हिस्ट्री समझो, लेकिन यानी तकरीबन 7 से 8 टॉपिक हैं सारे टोटल। अगर आप रोजाना सिर्फ 2 घंटे दें तो एक हफ्ते में इस्लामियत बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है। अब उसकी तैयारी कैसे करनी है, ये टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं? टॉपिक्स का आपको पता है आज, यानी टॉपिक्स की लिस्ट आपको दे भी, यानी यहाँ से मिल भी जाएगी, अगर आपके पास नहीं है तो इसके स्क्रीनशॉट लेते जाएं, तो आपके पास उन टॉपिक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी जो आपने ज्यादा कवर करने होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। आपने क्या करना है, एक टॉपिक लेना है, जिस तरह हमने सीरत नबी एक टॉपिक ले लिया। उसके बाद क्या होगा, यानी ये हमारे पास सीरत नबी का एक टॉपिक मौजूद है, आपने गूगल पे जाना है,
गूगल पे जाके सीरत नबी को सर्च करना है। आपके पास वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी, 4-5 वेबसाइट से आपने सीरत नबी को पढ़ना है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो खुद तैयारी करना चाहते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, जो सेशन में आएंगे उसका मैं अलग से डिटेल बताता हूँ। अब आप अगर खुद अपने तौर पे तैयारी करना चाहते हैं, उनका बता रहा हूँ कि आपने सीरत नबी पढ़नी है। 4-5 वेबसाइट्स पे डिटेल से पढ़ लें। आपको इसमें टाइम लगेगा, यानी आप अगर एक वेबसाइट से डिटेल टॉपिक कर रहे हैं, यानी एक टॉपिक कवर करते हैं आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे कम से कम, 4-5 वेबसाइट से कवर करते हैं। जब आपका वो टॉपिक कवर हो गया, फिर आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को सर्च करेंगे विद एमसीक्यूज, क्विज। उस टॉपिक से रिलेटेड क्विज आ जाएंगे, एमसीक्यूज आ जाएंगे। आप वो अटेम्प्ट करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो मैंने पढ़ा है क्या वही है, वही से पेपर में आया, वही क्विज में आया ना। जी, मैं बताता हूँ कि एमबीबीएस डॉक्टर कैसे बन सकते हैं सीएसपीएमएस के अलावा भी। अच्छा, आपने पहले वेबसाइट से पढ़ा, 4-5 से 6 से, और वेबसाइट्स कौन सी हैं ये भी सवाल आएगा जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना। जब आपकी ये रूटीन होगी तो आप पहले दिन पढ़ेंगे, आप 10-12 वेबसाइट्स चेक करेंगे, उसमें से आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है, ये अच्छी है, ये अच्छी है। अगले दिन आप वो जो पहले दिन आपने 10, 12 या 15, 20 पढ़ी थी, उसमें से शॉर्टलिस्ट होकर 7-8 रह जाएंगी। अगले दिन फिर 5-6 हो जाएंगी, अगले दिन फिर 4-5 हो जाएंगी। तो यानी आपको खुद ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे कंटेंट अच्छा है, मैंने कहाँ से पढ़ना है। लेकिन मैक्सिमम पढ़ना होगा, मैक्सिमम जगहों से पढ़ना होगा, और इन डेप्थ उस टॉपिक को पढ़ना होगा। देन फिर आप क्विज में आ गए, क्विज से आपको आइडिया होगा कि जो आपने पढ़ा है आपके लिए बेनिफिशियल है, चीजें आपकी सारी कवर्ड हैं नहीं कवर्ड, जो कुछ रहता होगा आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से फिर आपका यानी वो टॉपिक डन हो जाएगा। उसके बाद आप अगला टॉपिक यानी खुलफा राशदीन शुरू कर देंगे। उसके बाद आप 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम शुरू करेंगे, देन गजवात, अशरम वशरा। यानी इस तरह से आप टॉपिक वाइज इन सबको तैयार करेंगे, हर टॉपिक के बाद उसका क्विज अटेम्प्ट करेंगे। आपका कवर्ड हो गया। अब कुछ एमसीक्यूज ऐसे होंगे कि जो इनके अलावा भी पूछे जाएंगे, ये पूछे जा सकते हैं। देन उसका क्या करेंगे, देन फिर आप उस पीडीएफ फाइल की तरफ जाएंगे। उसमें अगर आप 1000 एमसीक्यूज वाली फाइल डाउनलोड करेंगे, तो उसमें से तकरीबन 800 900 तकरीबन ऐसे 900 जो होंगे वो आपके उसी सिलेबस में से आएंगे। सिर्फ 10 यानी 1000 में से 100 होंगे जो इन टॉपिक्स के अलावा होंगे। 1000 में से सिर्फ 100 एमसीक्यूज वो होंगे जो, या 100 से भी बल्कि आमतौर पे कम ही होते हैं, कि जो उन टॉपिक्स के अलावा पूछे जा सकते हैं, यानी जो आपने उन टॉपिक्स में नहीं पढ़े होंगे। तो वो आप वहां से रिवाइज कर लेंगे, वहां से कवर कर लेंगे, यानी उसमें आपकी सिर्फ 2-3 फाइल्स आप पढ़ेंगे। उससे आपका वो जो क्विज वाला मसला है वो भी हल हो जाएगा, कि आपको पता भी चल जाएगा उन टॉपिक्स का भी जो आपने पढ़े, और उनके अलावा अगर कोई है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। इस तरह की 2-3 फाइल्स के बाद आपका वो सब्जेक्ट क्लोज है। कुछ मुश्किल है, कुछ रॉकेट साइंस है इसमें। अब पेपर बनाने वाला कहाँ से पेपर बनाएगा? अब उसने इस्लामिक स्टडीज का बनाना है तो भाई सीरत नबी से ही पूछना है, खुलफाए राशिदीन इसी में से पूछना है ना, अपनी तरफ से नई इस्लाम में तो वो बना नहीं सकता। आपने क्या करना है कि आपने एक ही दफा होलिस्टिक तैयारी करनी है। ये नहीं है कि एक पेपर आया, आपने अप्लाई किया, उसके बाद टेस्ट की डेट आई, पहले आपने वेट किया कि जॉब आए, जॉब आई, आपने अप्लाई किया, फिर आपने वेट किया कि टेस्ट आए, टेस्ट की डेट आई, फिर आपने तैयारी शुरू की। ऐसा बंदा पास नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया सिलेबस सेम है, टॉपिक्स सेम है। एक ही दफा मुकम्मल तैयारी करनी है, और ऐसी करनी है कि फिर सारी जिंदगी आपको वो सब्जेक्ट दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। हर सब्जेक्ट में यही है ना, हर पेपर में यही सब्जेक्ट है, इस्लामियत हर पेपर के लिए यही होनी है। आप जिस मर्जी पेपर में चले जाए, इस्लामियत यही, इस्लामियत इसके अलावा नहीं पूछी जा सकती। तो जब पहली दफा पढ़ना है, इतनी डेप्थ से इतनी तसल्ली से पढ़ ले कि दोबारा जब भी इस्लामियत का सवाल आए तो कम से कम आपके जहन में हो कि भाई और टेंशन नहीं, कम से कम इस्लामियत के बारे में मैं नहीं मार खाता। इस्लामियत के बारे में तो जो मर्जी पूछ लेना मैं बता सकता हूँ। तो हर सब्जेक्ट के बारे में आपको ये कॉन्फिडेंस हो। वो कैसे आएगा, वो तरीका मैंने आपको बताया कि पहले टॉपिक वाइज, यानी इस्लामिक स्टडीज के आपके पास ये टॉपिक्स हैं। अगर हिस्ट्री को देखें तो हिस्ट्री भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी सूरत नबी खुलफा राशिदीन पहले हो चुकी होगी। देन फिर हिस्ट्री की तरफ आ जाएंगे जो 712 से 1947 तक।
देन इसमें रिफॉर्म्स, मूवमेंट्स, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यानी वही सारी चीजें 712 से 1857। उसमें से आ जाएगा हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, देन दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर 1857 पे आ गए। फिर 1857 से 1947 तक की जो एफर्ट्स हैं, जो चीजें चलती आ रही हैं, वो सारी आ गई। देन फिर ज्योग्राफी हम देखेंगे, यानी 1947 से फिर 2023 आ गया। तो ये हमारा हिस्ट्री पोर्शन कवर। ज्योग्राफी में पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पाकिस्तान के बॉर्डर्स, पाकिस्तान के अराउंड कौन से ममालिक हैं। और अगर हम इन डेप्थ तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास टाइम है, तो हम पूरी दुनिया का मैप याद करेंगे। और मेरा ख्याल है कि 15 दिन में हमने कवर किया था, विद ट्रिक्स, कि आपको कैपिटल्स भी सारे याद हों, आपको उनकी लोकेशन भी याद हो जाती है, कि जब आपने ट्रिक्स लगाने। अच्छा, एक और मजे की चीज, जिसके लिए सेशन आपको ज्वाइन करना पड़ता है या पड़ेगा, कि इन चीजों को याद करने के लिए अब मैथ का सवाल है, एक है प्रॉपर तरीके से लेके चलना, या हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री आपको नहीं आती। यहाँ पे अक्सर बच्चे जो बैठे होंगे, स्पेशली गर्ल्स, उनका मेन मसला ये होता है कि सर हमें हिस्ट्री नहीं आती, हम हिस्ट्री कैसे याद करें। अब हिस्ट्री भूलती क्यों है? पहली बात ये, जब आप ये याद करते हैं ना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1930 से 32, 1930 32, 1930 32 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर हमने शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई, 1945, 1945, 1945। हाँ जी। कायरन के 14 का इनकाद कब है, 1929, 1929। ये हमें याद हो गया, ठीक। लेकिन भूल जाएगा हमें कब, किस तरह वो बाद में वो एक बना होगा मिक्सचर सब, कि 1929 वाला 1945 पे गया होगा, वो इधर आया होगा। ये चीजें कैसे याद होगी? जब जब ये जो मैंने आपको बताया ना कि टॉपिक वाइज डिटेल सर्च करके पढ़ना है, उसका फायदा क्या होगा? ये जो हम लेक्चर देंगे, हमने क्या करना है, हमने आपको स्टोरी सुनानी है। अभी प्रीवियस, ये जो हमारा प्रीवियस वीक का हमारा हिस्ट्री के ही लेक्चर्स थे। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको स्टोरी सुनाई मोहम्मद बिन कासिम की। मैंने बताया कि कब वो निकला, कैसे निकला, कहाँ से निकला, कहाँ से होता हुआ वो रास्ते में क्या कुछ करता हुआ वो सिंध पहुंचा, सिंध में उसने क्या कुछ किया, क्या कुछ करके उसके साथ क्या हुआ। अब अगर तो आपने पीडीएफ फाइल पढ़ी हुई है, अगर आपने बुक पढ़ी हुई है, आपने ये पढ़ा है कि मोहम्मद बिन कासिम कब आया, कब गया, ये 4-5 एमसीक्यूज आपने याद किए हुए हैं, बुक में यही लिखा होगा। तो आपका वो क्लियर, उसने ये पूछ लिया कि मोहम्मद बिन कासिम का कबीला कौन सा था, ये मोहम्मद बिन कासिम के कबीले का हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक क्या है। हमारा इल्म गया खत्म। हमने जो वो रटा हुआ था ना 10,000 एमसीक्यूज को, सारा इल्म का वो बेड़ा गर्क। लेकिन अगर आपने स्टोरी याद की हुई है, आपको पता है कि वो बंदा शुरू कहाँ से हुआ, कैसे मूव करता, क्या कुछ करता है, रास्ते में कहाँ पहुंचा, कैसे किया, आपको कोई डेट भूलेगी? जब वो पता है कि 712 में ये हुआ, 713 में ये हुआ, 714 में उसकी डेथ हो जाती है वलीद बिन अब्दुल मलक की, उसके बाद खलीफा बदल जाता है, उसके खलीफा ने फिर 715 में इसको वापस बुला लिया। हज्जाज बिन यूसुफ की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इसको कोई डिफेंड करने वाला नहीं, इसको वापस बुला लिया, इसकी वहां पे इसको मार दिया गया। ये सारी चीजें आपको पता है। ईयर बोलेगा? नहीं बोलेगा। आपका सेंस भी अपने आप चलेगी, आपको पता होगा कि 712 से 715 तक 3 साल उसने काम किया। अब अगर वो इससे दूसरा सवाल पूछ ले कि भी जब उसकी डेथ होती है तो उसकी उम्र कितनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि 712 में आया और हमने पढ़ा है कि 17 साल की उम्र में आया, तो 3 साल बाद उसकी उम्र क्या होगी, 20 साल होगी। तो 720 साल की उम्र में इसकी डेथ भी हो जाती है। ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? जब वो एक स्टोरी की फॉर्म में। इसके बाद हमने पढ़ा या हम पढ़ेंगे कि भाई ठीक है, वहां से हम मूव करते हैं, हुकूमतें चेंज होती, देन महमूद गजनवी साहब आते हैं, उसका बाप होता है सुबकतगीन, उसकी स्टोरी हमने पढ़ी हुई है, वो हिरन वाली। देन महमूद गजनवी साहब आते हैं, हमला करता है, बार बार हमला करता है। पहले बाप को होता है, उसको शिकस्त देता है, जयपाल, हाँ जयपाल को, वो खुदकुशी करता है, उसका बेटा बन जाता है। आखिर में सोमनाथ पे आता है 16वें हमले में, 1025 में, 1001 से 1026 तक 17 हमले करता है। ये सारी चीजें जब एक स्टोरी की फॉर्म में है, फिर बोलेंगी नहीं। जब चीजों का आपस में लिंक होगा ना, फिर चीजें नहीं बोलती। जब आप रैंडम डाटा रटा लगाने की कोशिश करते हैं, फिर चीजें बोलती हैं। यानी तैयारी का पहला असूल जो मैंने आपको बता दिया कि भाई डीप स्टडी। और डीप स्टडी का मतलब क्या है, इन डेप्थ स्टडी का मतलब क्या है, कि आपने चीजों का आपस में लिंक बनाना है। सेकेंडली ट्रिक्स लाजमी यार लगाने हैं, ट्रिक्स के बगैर काम नहीं होगा। वहां पे इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप 10 नंबर सवाल है मैथ का कोई, और वो जनाब 1 घंटा लगा के या 10 मिनट लगा लें। एक सादा सा सवाल में भी हम आमतौर पर 5-6 मिनट लगाते हैं। वहां पे इतना टाइम तो है नहीं कि 5-6 मिनट लगाए।
तो वहां पे ट्रिक्स जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस हमने याद की, उनके नाम हमने ट्रिक्स के साथ याद करने हैं, उनके कॉन्फ्रेंसेस हमने ट्रिक्स के साथ याद करने हैं, उनसे रिलेटेड डाटा डाटा हमने ट्रिक्स के साथ याद करना है, ताकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए ना, जब सार्क का नाम आए तो फौरी हमारे जहन में सार्क 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 हमने कैसे याद किया था, एमबीबीएस पेन। जब एससीओ की बात आए तो हमें फौरी याद आए कि वहां सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वहां पे यहाँ पे ट्रक चलता है, तो ट्रक पिक के जरिए से हमने याद किया हुआ है कि चूंकि वहां से हम यहाँ पे लेके आते हैं, वहां पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है। तो एक ट्रिक, एक कहानी के साथ उसको फिट किया होगा। जब वो लफ्ज आप सुनेंगे फौरी वो कहानी जहन में आएगी, जब वो कहानी आएगी तो वो एमसीक्यूज याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहानियां याद करनी है, ये कहानी की सूरत में पढ़ना है, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाएंगे तो वो रट्टा अ, कभी चलेगा, कभी आपको इतना तंग करेगा कि आप सोचेंगे कि यार अब हमारे कुछ सीनियर मेंबर्स के साथ भी ये सीन हुआ। भी हमने बड़ी तैयारी की, बहुत पढ़ा, पेपर में नहीं पता चला। ऐसा क्यों हुआ? वो इसीलिए हुआ भाई कि आपने ये तो याद किया हुआ था कि मोहम्मद बिन कासिम 712 में आया 17 साल की उम्र में। हमने ये तो याद किया हुआ था कि 715 में उसके वापस चला गया। लेकिन चूंकि वो हमारा वो हमने माइंड को इस हिसाब से ट्रेन नहीं किया था कि वो एनालिसिस करे, एनालिटिकल अप्रोच ले, तो हम वो लिंक ही नहीं बना सके कि 712 से आया था, 15 में गया, तो 3 साल यहाँ पे रहा, तो 17 से 20 साल का हो गया, क्योंकि हमने माइंड को ट्रेन नहीं किया। हमने इस सेशन में क्या करना है, हमने माइंड को ट्रेन करना है। मैंने आपको एक बात बता के आपसे खुद पूछना है कि भाई आप दूसरी बात बताएं कैसे होगा। तो आपकी माइंड की ट्रेनिंग जरूरी है, यानी आप खुद भी करें तब भी इसी तरह से आप करेंगे। इस तरह जनरल नॉलेज में एक तो 1947 से 2023 में हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री आ जाएगी, प्राइम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स। अब कल की क्लास हमारी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स पे थी। यहाँ पे बच्चे बैठे होंगे, इनसे पूछिएगा कि हमने क्लास के अंदर मैं पढ़ाए भी, याद भी किए, सुने भी, सुन के इनको भेजा, यानी चीजें हम यहीं पे याद कर रहे होंगे। इसी तरह डिफरेंट इश्यूज, वर्ल्ड वार्स एटसेट्रा, ये हमारा जीके का सिलेबस हो गया। डिफेंस से रिलेटेड चीजें हमसे पूछी जा रही होती हैं, जिसमें मिसाइल टैंक्स आ गए। न्यूज़पेपर्स के बारे में पूछा जाता है कि पुराने अखबार, यानी हमदर्द किसने लिखा, कामरेड किसका है, अल हिलाल किसका है, जिम्मेदार किसका है। उर्दू मार देती है हमें पीपीएससी के पेपर्स में, हमने उसके बारे में डिटेल्स नहीं पढ़ी होती। तो यहाँ पे हम उर्दू भी मुकम्मल पढ़ेंगे। फिर जो पर्सनैलिटीज हैं, लाइक मौलाना जफर अली खां हो गए, सर सैयद, या जो उर्दू की पर्सनैलिटीज हैं सारी, उनको उनको भी हम डिटेल से देखेंगे। यानी वो टॉपिक वाइज हर टॉपिक्स को देख रहे होंगे। करंट अफेयर्स की हमारी प्रीवियस वीक हमने कवर किया, यानी करंट अफेयर्स में आपको मुकम्मल पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल कंडीशन, यानी आप खुद भी तैयार करें तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए हैं। ठीक है, लोकल नेशनल जो पॉलिसीज हो रही हैं, यानी जो इवेंट हुआ है, स्पेशली 2023 में आप पेपर दे रहे हैं तो 2023 का सबसे पहले, उसके बाद 2022, 2021। अब एफपीएससी ने या पॉलिसी बना दिया कि 5 साल का वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन स्टिल इंपॉर्टेंट आपके लिए वही 2-3 साल का होता है। लेकिन बहरहाल उनकी पॉलिसी ये है कि अब आप 5 साल का कवर करेंगे। मैथ, ये 6-7 टॉपिक्स हैं। अब मैथ बहुत हाई फाई करने की जरूरत नहीं है। वही जो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में हमने मैथ किया है ना, दैट्स मोर देन एनफ। यहाँ पे तब्दीली क्या नहीं, ये उससे आसान है। मैट्रिक तक तो आप सबने किया हुआ है ना, जिसको मैथ नहीं आती मैट्रिक तक उसने भी किया है, पास किया है, तो आगे बैठे हैं ना। अब अगर आपने वहां पे पास कर लिया तो ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ फार्मूला लर्न करना है और फार्मूला अप्लाई करना है। अब परसेंटेज क्वेश्चंस है ना, अब बड़े कंफ्यूज करते हैं। मैंने आपको जब पढ़ाना है, मैंने सिर्फ एक लाइन आपको लिख के देनी, बल्कि आई थिंक शायद यूट्यूब पे इससे रिलेटेड लेक्चर पढ़ा भी होगा, बल्कि मैथ के तो सच सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं। अच्छा, परसेंटेज क्वेश्चंस में क्या किया कि वही एक ट्रिक याद कर लिया कि जब यहाँ पे ऑफ आएगा तो क्या लगाएंगे, इज जाएगा तो क्या लगाएंगे। यकीन करें, फार्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मेरा प्रीवियस एफआईए का पेपर था पिछले साल जो हुए, दैट क्वालिफाइड अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ना मेरे उन दिनों टेस्ट वगैरह चल रहे थे, मेरे पास टाइम नहीं था रिवीजन का, और लिटरली मैं उन दिनों पढ़ा भी नहीं रहा था। मेरा ख्याल है कोई 6 माह मैंने ब्रेक ली थी, तो मुझे ना फार्मूलाज मेरे जेहन में नहीं है बिल्कुल भी। मैं वो वैसे ही पेपर देने चला गया। अब लिटरली मुझे पेपर में बैठा हुआ हूँ, एडीएफए के अच्छे खासे मुश्किल पेपर वो हों, मुझे याद नहीं है, फार्मूलाज याद ही नहीं आ रहे।
अब मैं परेशान हूँ, क्या करूं। देन मैंने फिर क्या किया कि खुद ही बगैर फार्मूला के उसको एनालाइज करने की कोशिश की, और लिटरली बगैर फार्मूलाज के क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व किए, एंड दैट वाज रियली करेक्ट। और इवन मैं अक्सर मिसाल भी देता हूँ, उसमें एक सवाल था जो 1.5 सफ़े का था। मैंने उसके बाद सेशन ज्वाइन किया, मुझे वो वहां पे नहीं आता था उसका प्रॉपर, मेरा चूंकि बायो से बैकग्राउंड है, तो मैं मैथ को ट्रिक्स के जरिए से करता हूँ, फार्मूलाज लगाने के मैं हक में नहीं, या उस तरह से ज्यादा फार्मूलाज, टिप्स ट्रिक्स के जरिए से वो ही जो सवाल आप 1.5 सफ़े का। अब वो मैंने एक सेशन ज्वाइन किया, उसमें वो सवाल करवा रहे थे, वो 1.5 2 सफ़े का उसने करवाया, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे, और आखिर में जवाब शायद 0 या 1 आया। जब उन्होंने करवाया, मैंने कहा मैम, मैम थी, मैंने कहा मैम, जो आपने सवाल 15 मिनट करवाया है ना, मैंने ये सवाल 1 मिनट में सिर्फ उस इबारत को पढ़ के गेस कर लिया था कि इसका जवाब 0 होगा या 1 होगा, और सिर्फ इबारत पढ़ के मैंने वो सवाल लिख लिया था, सोल्व कर दिया था। यानी ट्रिक्स के जरिए से इतनी चीजें आपके लिए आसान हो जाती है, और इतना आपके पास टाइम ही नहीं होता कि आप डिटेल से हर चीज को वहां पे पढ़ें, डिटेल से कवर करें। जो आपने पहले कवर किया हुआ है, जो पहले ड्रेसेस, वो ही आप देखते हैं। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश ग्रामर है, और आपने प्रैक्टिस की होगी, चीजें आसान होंगी। अदरवाइज वही टेंशन, यानी इसको डिटेल से देखना पड़ेगा। एवरीडे साइंस इंस्पेक्टर एफआईए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा पोर्शन आता है, जरूर इसको कवर करना है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस, अब एवरीडे साइंस में क्या कुछ है, यानी वही बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तो आ गई। इसके लेकिन इसके अलावा भी अब इसमें भी ख्याल करना है कि जिसका बायो है उसे केमिस्ट्री फिजिक्स भी करनी पड़ेगी, कंप्यूटर भी करना है। कंप्यूटर साइंस कैदा पोर्शन होता है, और मजे की चीज, अक्सर पेपर्स में अब कंप्यूटर पोर्शन ज्यादा आ रहा है। हाँ, पीपीएससी बोर्ड का भी बताता हूँ, आता हूँ बच्चे इस पे। अच्छा जी, सोलर सिस्टम, एस्ट्रोनॉमी, साइंस टर्मिनोलॉजी, एटमॉस्फेयर, यानी ये सारी चीजें आप कवर कर रहे होते हैं। इसी तरह उर्दू उर्दू में आप उर्दू की हिस्ट्री, उर्दू ग्रामर, उर्दू राइटर्स, पोएट्स, बुक्स, नॉवेल्स, उनके नाम, ये सारी चीजें हम कवर करते हैं। इसी तरह एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, जो आपके एनटीएस में, एमफिल के एडमिशन टेस्ट में इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके सीएसएस में बकायदा इसका पोर्शन है, पीपीएससी एफपीएससी में इससे पूछ रहे होते हैं। सिर्फ अब मजे देखें ना, एनालिटिकल रीजनिंग वो चीज है कि जिसमें कोई आपको फार्मूला नहीं, कोई याद करने वाली चीज नहीं, सिर्फ एक तरीका है। अगर आपको वो तरीका आ गया, तो आपका ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व। मैंने मेरी डिग्री बायोकेमिस्ट्री में थी, मैंने केमिस्ट्री लेक्चर का पेपर देना है। अब केमिस्ट्री लेक्चर के लिए, जी जी, लेक्चर के हवाले से मैं आ रहा हूँ, बस जस्ट 2 मिनट। मेरा लेक्चर केमिस्ट्री का पेपर था। अब मेरी डिग्री बायोकेमिस्ट्री में, तो मुझे बायोकेमिस्ट्री वालों को केमिस्ट्री नहीं आती होती, यानी हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है, केमिस्ट्री एक डिफरेंट सब्जेक्ट है, तो उसकी थ्योरीज, हिस्ट्री डिफरेंट थी। अब वो मैंने पेपर दिया, एचएससी की तरफ से वो पेपर था, उसमें 40% एनालिटिकल रीजनिंग थी, और 60% सब्जेक्ट का पोर्शन। यकीन करें, अब वो 40% चूंकि मैंने सीएसएस की पढ़ी हुई थी, सीएसएस वालों को पढ़ाई हुई थी जनरल एबिलिटी, तो वो एनालिटिकल रीजनिंग मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चों वाली चीजें आई हुई हैं। 40 में से शायद मेरे 40 ना हुए तो 39 38 तो आ गए होंगे। अब जो दूसरे 60 थे, अब मुझे, मैंने बताया कि मुझे सब्जेक्ट नहीं आता, उसमें से जो मैट्रिक एफएससी वाले थे वो तो मैंने कवर कर लिए। अब जो उससे ऊपर वाले थे, यानी थ्योरीज वगैरह थी, मैंने वो नाम ही वहां पे पहले दफा सुन रहा था, तो वो ही अंदाजे से लगाया। लिटरली आई क्वालिफाइड फॉर दैट टेस्ट। और मेरे साथ वो बच्चे जो एमएससी केमिस्ट्री के थे, मेरे दोस्त, उनके वही 40 50 55 तक उनके नंबर। अब मुझे मैंने क्वालिफाई कैसे कर लिया? मुझे केमिस्ट्री नहीं आती थी, लेकिन वो एनालिटिकल रीजनिंग पोर्शन 40 नंबर का था, वो मुझे आता था। उसकी बेस पे मैंने ये टेस्ट के लिए थे। यानी अगर आपका एक हिस्सा, आपका एक पोर्शन, आपका एक सब्जेक्ट कमजोर है, आप दूसरे सब्जेक्ट पे जोर लगा लें, उस पे इतनी आपकी ग्रिप हो जाए कि वो सब्जेक्ट दूसरे की कमी पूरी कर दे। तो एनालिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, आईक्यू क्वेश्चंस, ये सारी वो चीजें कि जिसमें सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए, इसमें कोई याद करने वाली चीज नहीं, कोई रट्टा नहीं, कोई एक्सेट्रा इशू नहीं। अच्छा, अब दूसरा सवाल जो आया, लेक्चर प्लस, ये सारा सिलेबस मैंने आपको बताया कि जो पीपीएससी के जी नॉन सब्जेक्ट बेस्ड पेपर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 60+ डिपार्टमेंट्स हैं, उनका यही सिलेबस है। एक दफा आप तैयारी करेंगे, उसके बाद आप जो मर्जी टेस्ट दें, आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है सब्जेक्ट बेस्ड पेपर्स का। सब्जेक्ट बेस्ड पेपर में
आपके पास, जी जी बच्चे, आ रहा हूँ। उसमें 20% आपका जीके पोर्शन होता है और 80% आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पोर्शन होता है। 20% जीके पोर्शन, यही जो मैंने आपको बताया, ये तो वहां पर भी 20% आपको चाहिए। यानी यहाँ से जो आपको बात समझ आई कि इस 20% के अलावा आपका गुजारा, यानी इस जीके पोर्शन के अलावा आपका गुजारा नहीं है। अगर आपने अपना सब्जेक्ट भी कवर करना है तो भी ये जरूरी है, अगर आपने कहीं दूसरे में जाना है तो भी आपके लिए ये जरूरी है। 20% जीके, उसका मैंने तरीका भी बता दिया, वो भी कर दिया। अब सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्या होगा? अब देखें ना, आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, ठीक है। आपने 4 साल केमिस्ट्री पढ़ी है, आप उसके बाद मुझे मैसेज करें, और मेरा बैकग्राउंड है पॉलिटिकल साइंस के साथ, मेरा बैकग्राउंड पाक स्टडी के साथ, और आप मुझे मैसेज करेंगे, सर मुझे बताएं कि मैं केमिस्ट्री कैसे कैसे तैयार करूं, क्या यह बात सुटेबल है? आपने आपका जो बेस का सिलेबस होता है ना, वो मोस्ट रिफाइंड होता है। आपने लेक्चरशिप का टेस्ट देना है, आप अपना मैट्रिक का सिलेबस कवर करें कंप्लीटली। बल्कि मैं तो वैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप छठी से साइंस को शुरू कर लें, उसके बाद मैट्रिक, उसके बाद एफएससी, उसके बाद अपना बीएस की जो आपकी आउटलाइन है उसको अगर कवर कर लें, तो देन फिर आपका वही आपका यानी टोटल सिलेबस होगा। अब उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको टीचर बता रहे होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको खुद को आइडिया हो रहा था कि इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ से ज्यादा पूछा जाता है। यानी हर सब्जेक्ट की एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पोर्शन होता है कि जो आपको पता होता है कि इसमें से ज्यादा पूछा जाएगा। जिस तरह मेरा बायोकेमिस्ट्री है तो मुझे पता है बायोमोलिक्यूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो इसी तरह आपके सब्जेक्ट का आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होता है, आप अपने बेस की अगर आउटलाइन कवर कर लें तो वो कवर हो जाएगा। सवाल आया हुआ है, अच्छा सर सेल्फ स्टडी में और सेशन में क्या फर्क होगा? सेल्फ स्टडी का मैंने आपको बताया कि अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं आप कर सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी हो भी जाएगी। लेकिन एक टॉपिक को आप कवर करने के लिए जो मैंने आपको तरीकाकार बताया, 5 घंटे लगेंगे। उसमें से बहुत सी जरूरी चीजें भी आप पढ़ेंगे, बहुत सी गैर जरूरी चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप हमारे पास आते हैं, हम कौन है? माई सेल्फ है श्यामुल हक, करंटली सर्विंग इन पुलिस डिपार्टमेंट। आई हैव, मेरे पीपीएससी में टेस्ट क्लियर हैं, रिकमेंडेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एफपीएससी में बहुत सारे टेस्ट क्लियर हैं, रिकमेंडेड हैं, इंक्लूडिंग एफआई एटसेट्रा। 4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, रेगुलर चीजों को एनालाइज कर रहा होता हूँ। मुझे पता है, या हमारे स्टाफ को पता है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज ज्यादा पूछी जाती है, कहाँ पे डेप्थ की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है। एक है आपने टॉपिक कवर करने के लिए 4 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ना। दूसरा ये होगा कि आप सेशन में आएंगे, 1 घंटे का आपका लेक्चर होगा, और उस टीचर को बहुत अच्छे से पता होगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वो आपको जीरो से स्टार्ट करेगा, बिल्कुल बेसिक बताएगा, फिर आपको ग्रेजुअली एडवांस की तरफ लेके जाएगा। देन वो ग्रेजुअली आपको एडवांस की तरफ लेके जाएगा, और फिर आपका वो ऑटोमेटिकली वो टॉपिक कंप्लीटली कवर हो जाएगा। देन जस्ट आप उसके बाद अब लाइक अलहक में क्या होगा कि हम वही 1.5 घंटे का लेक्चर देंगे, जीरो से लेके आखिर तक आपको मुकम्मल लेके जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? क्लास के आखिर में क्विज होगा, क्लास के फौरी बाद क्विज होगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। हमें पता है कौन सी वेबसाइट्स अच्छी हैं, वो आपको लिंक दिया जा रहा होगा, क्विज दिया जा रहा होगा। तो यानी ऑटोमेटिकली हर चीज आपको प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिल जाएगी। आपका टाइम बच जाएगा, जो आपने 5-6 घंटे लगाने थे वो बच जाएगा। सेकंडली, अकेले आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते, आप 2-4 दिन 6 घंटे लगाएंगे, फिर एक आध दिन घंटा लगाएंगे, फिर 2 दिन रेस्ट करेंगे, फिर उतनी देर में मूड खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। सेशन में होंगे तो आपको पता होगा आपने डेली क्लास लेनी है, डेली आपका कवर होना है, तो एक सारी चीजें कवर होंगी। और जब टेस्ट कंप्लीट हो यानी आपका सेशन कंप्लीट होगा, आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराई जाएगी। जैसे अभी एफआईए था, तो हमने अपने बच्चों के लिए 40 दिन की फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, इंट्रोड्यूस की, जिसमें उनको मुकम्मल तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस दिया गया, नोट्स दिए गए, देन फिर उनका टेस्ट लिया गया, फिर आखिर में मॉक टेस्ट लिए गए। यानी मुकम्मल तैयारी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस सीरीज में करवाई, उन बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री जिन्होंने हमारा सेशन ज्वाइन किया हुआ था। मकसद कुछ बने, कुछ हासिल करें। अच्छा, एक और सवाल आया हुआ है कि एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का बता दें, फॉर कॉज वी डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड फॉर एनी सब्जेक्ट। एमबीबीएस के बच्चों के लिए भी सब्जेक्ट्स तो यही होंगे। अब या दो ऑप्शन है ना, एक तो सीएसएस पीएमएस हो गया डिस्क्रिप्टिव, दूसरा पीपीएससी आ गया।
पीपीएससी में सब्जेक्ट आपका यही रहने हैं। इन्हीं के जरिए आप अच्छी जॉब्स के लिए जा सकते हैं, यानी आप एलिजिबल होते हैं। अब अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, मैंने बताया कि जिसका बैकग्राउंड है, अगर मेरा साइंस का बैकग्राउंड है तो मुझे सिर्फ हेल्प कहाँ पे मिल रही है, साइंस के सब्जेक्ट में। बाकी इस्लामिक स्टडी मुझे भी तैयार करनी है, करंट अफेयर मुझे भी तैयार करना है, मैथ मुझे भी तैयार करना है, इंग्लिश ग्रामर मुझे भी तैयार करना है, बाकी सारे मुझे भी तैयार करने हैं। आप एमबीबीएस के हैं तो साइंस आपने पढ़ी हुई है, चीजों का मैट्रिक तक तो आपने भी सारा कुछ पढ़ा है ना, एफएससी तक तो आपने भी सारा कुछ पढ़ा है, तो ऑटोमेटिकली चीजें आपने भी पढ़ी हुई हैं। उसके बाद अगर मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने बायोकेमिस्ट्री ही पढ़ी है ना, बाकी सब्जेक्ट मुझे तैयार करने ही पड़ेंगे। लेकिन तैयार करने में टाइम नहीं लगना, मैंने आपको बताया कि हाँ, एक हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम एक सब्जेक्ट को लगते हैं। तो अगर आप जरा से इनपुट देंगे तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगा। अगर आपने एमबीबीएस कर लिया तो यार ये तो बच्चों का खेल है लिटरली। अच्छा, हाउ टू रजिस्टर? रजिस्ट्रेशन ओपन है, कल से बकायदा बल्कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कंटेक्ट नंबर ये आपके सामने मेंशन्ड है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। और किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें, बी फास्ट, टाइप ही करते जाएं। क्लास टाइम, हाँ, एडीएफए का जो टेस्ट हुआ था इसका, वो एफपीएससी ना बहुत लेट करती है। मेरा प्रीवियस मैंने दिया हुआ है इंस्पेक्टर एफआईए का, उसका फर्स्ट फेज का टेस्ट आया, रिजल्ट आया था तकरीबन 6 माह बाद। उसके 1 माह बाद हमने डिस्क्रिप्टिव दिया था, और डिस्क्रिप्टिव के दिए हुए डिस्क्रिप्टिव मैंने दिया था शायद फरवरी में, फरवरी मार्च में, और अगस्त हो गया, तकरीबन 6 माह से भी होने वाले हैं। तो ये भी, यानी कुछ 6 माह लग जाएंगे 4-5 माह कम से कम लग ही जाएंगे, 6 माह तक जा सकते हैं। क्लास टाइमिंग मेंशन हो गई। अच्छा, सवाल दूसरा क्या था? रिजल्ट के बाद फेस टू टेस्ट जी, पर सीट वो 10 लोगों को बुलाते हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए। एफआईए में पर सीट या एफपीएससी के जितने भी होते हैं, पर सीट 10 लोगों को बुलाते हैं। और जिसके बाद इंटरव्यू होता है तो पर सीट 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। सीएसएस का भी 6 माह लग जाते हैं, 6 से 8 माह लग जाते हैं। इज दिस द सेम क्राइटेरिया टू प्रिपेयर सीएसएस एग्जाम के लिए? थोड़ा सा वो डिफरेंट है। उसके लिए हमारा अलग से सेशन होता है। वो हम 1 साल में उसकी तैयारी करवाते हैं, सीएसएस की मुकम्मल तैयारी जो है। वो आप मुझे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर लें, तो जो हमारा सेशन हुआ हुआ है सीएसएस पे, उसका मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। और अगर आप सेशन ज्वाइन करना चाहें तो उसकी भी डिटेल्स आपसे शेयर हो जाएंगी। और कोई सवाल जल्दी से? और फीस मैंने आपको बताया कि बिल्कुल कम होती है। हमारा मकसद आप लोगों को हेल्प करना है। यकीन करें, हम लोग, मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोगों को इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रहे होते हैं, लाइक अभी हम कंपटीशंस करवा रहे हैं विदाउट अर्निंग, इवन खुद से इन्वेस्ट करके हमें चीजें करना पड़ रही होती हैं। लेकिन मकसद क्या होता है कि आप लोग कुछ बने, कुछ हासिल करें। आपने इतना इन्वेस्ट किया है, आपके वालिदैन की आपसे उम्मीदें हैं। आप वो बंदे हैं कि जिसने अपना सोशल स्टेटस चेंज करना है। जो माँ बाप पहले कभी ड्राइवर फैमिली के नाम से जाने जाते थे, जो मास्टर फैमिली के नाम से जाने जाते थे, जो मजदूर फैमिली के नाम से जाने जाते थे, आपने उस फैमिली को अफसर फैमिली का नाम देना है। आप हैं वो बच्चा कि जिसने अपने खानदान को फिसर फैमिली का नाम देना है, जिसने अपने आने वाले बच्चों को एक बेहतरीन फ्यूचर देना है। ये सिर्फ आपका अपना कैरियर नहीं है, आपकी फैमिली का सोशल स्टेटस है, आपके बच्चों का है, आने वाली नस्ल का स्टेटस है। तो मेरा ख्याल है कि 3 से 4 माह अगर इतनी सारी चीजों के लिए, आपकी आने वाली 60 साल जिंदगी के लिए, आपकी आने वाली नस्लों की हमेशगी की जिंदगी के लिए, ये सारा कुछ हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज आपके लिए मुश्किल होगी। जी, ये नंबर मेंशन है, जो मजीद सवाल होगा आपको वहां से मिल जाएगा। बाकी ये ग्रुप का लिंक भी शेयर हो गया, यूट्यूब का लिंक भी शेयर होगा। और कोई सवाल है तो जल्दी से पूछें, वी हैव 1 मिनट। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग टुडेज सेशन। मजीद किसी का कोई सवाल हो तो मैंने ये नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है, इंशाल्लाह आप में से हर एक को हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। परेशान नहीं होना, और मैंने कोशिश की है कि आपकी परेशानी खत्म करूं। उम्मीद रखनी है खुदा पे, अपनी मेहनत पे, कि जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी जाया नहीं होती। और मैंने बताया कि मैंने कभी कोई मेहनती बच्चा जाया होते नहीं देखा। मेहनत कभी खुदा जाया नहीं करता। अपनी तरफ से एफर्ट्स करें, अपनी तरफ से इनपुट दें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप वो बंदे बनेंगे कि जो अपने खानदान की किस्मत बदलेगा, इंशाल्लाह। और आप ये करेंगे, आप कर सकते हैं। अगर आप बीएस कर सकते हैं, अगर आप बीए कर सकते हैं, अगर आप एमए एमएससी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं, तो यार ये कुछ भी नहीं है।
मैंने बताया कि सीएसएस आर्ट्स वाले लोग, बीए वाले लोग करते हैं, जो दिन में 2-3 घंटे पढ़ने की आती है। तो आप तो बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप कर सकते हैं, आप करेंगे। सिर्फ डायरेक्शन बताना, गाइड करना हमारा काम है। आप ज्वाइन करें। ज्वाइन के अलावा भी ये नंबर आपके पास सेव करें। जब भी जो भी सवाल हो आप हमसे कनेक्ट करें, हम इंशाल्लाह आपको फैसिलिटेट करेंगे। हम यहाँ, हमारी जिंदगी का मकसद आपको फैसिलिटेट करना है, आप लोगों के लिए कुछ करना है, और हम ये करेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा और कुछ बन के दिखाइएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान।